हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशंस डिस्कस करेंगे। मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या रिलेशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है इस देश के अंदर लॉज को इंप्लीमेंट करना। जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कई सारी पॉलिसीज को फ्रेम करने का काम करता है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो हम देखते हैं कि हमारे यूनियन लेवल पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आता है, उसी के साथ साथ हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और हमारे पास जो है वो प्रेसिडेंट आता है। इसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। यूनियन लेवल पे मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर, उसी के साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो 60-70 मिनिस्टर होते हैं, और एक प्रेसिडेंट जो होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं यूनियन के लेवल पे। उसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, अगर मैं स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो जो हमारा सीएम होता है, उसी के साथ साथ जो स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो स्टेट के अंदर गवर्नर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेट के एग्जीक्यूटिव बोलते हैं या स्टेट का एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। मतलब कि जो राज्यों की सरकारें होती हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और उनका जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट आता है या फिर एग्जीक्यूटिव हम उसको बोलते हैं। और यूनियन लेवल पे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट जो है उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं। क्योंकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स किसको कहा जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। क्योंकि एक बार जब ये अपॉइंट हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी जब रिटायरमेंट होती है तब तक ये काम करते हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट होते हैं या स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर होते हैं, ये नॉन परमानेंट होते हैं। मतलब कि अगली इलेक्शंस के अंदर इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। जो जम्मू एंड कश्मीर का पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, हो सकता है कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई और चीफ मिनिस्टर हो। जो हमारा प्रधानमंत्री आज है, हो सकता है कि 5 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री और हो। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है यूनियन लेवल पे, जिनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, या फिर स्टेट लेवल पे, ये नॉन परमानेंट होते हैं। लेकिन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिसके अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। या स्टेट के लेवल पे, जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमारे पास जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम कहते हैं जेकेएस, आता है। तो वो जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ओवरऑल तरीके से आपको ये समझना है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी आते हैं और वो एग्जीक्यूटिव भी आते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ज्यादा रोल जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का ही रहता है, प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर का। और उसी के साथ साथ ये जो आईएएस अफसर होते हैं, आईपीएस अफसर होते हैं, ये हमारे मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल तरीके से आईएएस, आईपीएस, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनको मिला के एग्जीक्यूटिव बनता है। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉज को इंप्लीमेंट करना और पॉलिसीज को फ्रेम करना। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी, आपको पता है, जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है और उसी के साथ साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रोल क्या है एग्जीक्यूटिव का भी और जुडिशरी का भी, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है। तो अगर मैं रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करूं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारे पास आर्टिकल 53 आता है। आर्टिकल 53 vests the executive powers of the union in the president exercised by council of ministers headed by prime minister। आर्टिकल 53 जो है सारी की सारी जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट को देता है। मतलब प्रेसिडेंट के नाम से सारे के सारे यूनियन के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाएंगे, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब असलियत में सही तरीके से रियल अथॉरिटी किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन नाम किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का रहेगा। तो मेनली डिसीजंस कौन लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट का उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए या साइन चाहिए। तो प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं यूनियन के लेवल पे। इसलिए आर्टिकल 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट में वेस्ट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल अथॉरिटी है,
काम सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो वो कहेंगे वही प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट एक सिंबॉलिक हेड है, प्रेसिडेंट के नाम से, उसके साइन से सारी डिसीजंस लिए जाते हैं, बट द रियल अथॉरिटी लाइज विद इन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 154 आता है। आर्टिकल 154 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट इन द गवर्नर एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब कि आर्टिकल 154 और आर्टिकल 53 सिमिलर है। आर्टिकल 53 यूनियन लेवल पे डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ डील करता है, एंड आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट के साथ डील करता है। मतलब कि जितनी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो गवर्नर में वेस्ट की गई हैं, जैसे प्रेसिडेंट में यूनियन लेवल पे वेस्ट की गई थी, तो सारी की सारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो गवर्नर को दी गई है, गवर्नर में वेस्ट की गई है। लेकिन उनको एक्सरसाइज करने का काम कौन करता है? तो जो स्टेट लेवल पे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो उसको रियल तरीके से, असली तरीके से जो है एक्सरसाइज करने का काम करता है। लेकिन गवर्नर जो है वो एक नॉमिनल हेड है, गवर्नर के नाम से ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, लेकिन गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 आता है। आर्टिकल 73 जो है वो यूनियन के साथ डील करता है, 162 जो है वो स्टेट्स के साथ डील करता है। आर्टिकल 73 एंड 162 defines the extent of executive powers concerning union and state matters respectively। तो आर्टिकल 73 और 162 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स की एक्सटेंट को जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करता है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कितनी होगी, उसकी एक्सटेंट कितनी होगी। आर्टिकल 73 कहता है, आर्टिकल 162 कहता है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कितनी होगी, उसकी एक्सटेंट कितनी होगी, उसकी यहां पे बात की जाती है कि किन मैटर्स के ऊपर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज की जा सकती है, या किन मैटर्स के ऊपर स्टेट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है और किन मैटर्स के ऊपर यूनियन के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। इट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड अंडर आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162। आई होप दिस इज अंडरस्टूडेबल कि रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव रोल भी है एग्जीक्यूटिव का। क्या लेजिस्लेटिव रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, सो एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो पार्लियामेंट का भी तो पार्ट होते हैं ना। तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, 60-70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। एंड सेम गोज टू द स्टेट लेवल एज वेल। स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसी में से जो है वो एग्जीक्यूटिव निकल के आता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एमएलए भी होना चाहिए, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका जो है मेंबर होना चाहिए, और जो स्टेट के लेवल पे मिनिस्टर्स आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होने चाहिए। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो लेजिस्लेटिव रोल है वो भी एग्जीक्यूटिव का हमें देखने को मिलता है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। तो लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पर्टिकुलरली। ये एक कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, दैट जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं। तो इंप्लीमेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड ऑर्डिनेंस। तो लेजिस्लेटिव रोल क्या होता है कि ये लॉज को बनाने का काम भी करते हैं और उनको इंप्लीमेंट का काम भी करते हैं स्टेट और पार्लियामेंट, स्टेट और यूनियन लेवल पे। और कई सारी पॉलिसीज को फ्रेम करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव, ऑर्डिनेंसेस को फ्रेम करने का काम करता है, या ऑर्डिनेंसेस को इशू करने का काम करता है। तो ये हमें एक लेजिस्लेटिव रोल भी एग्जीक्यूटिव का देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव रोल मतलब एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज बना सकता है। दिस इज लेजिस्लेटिव रोल, दिस इज नॉट एग्जीक्यूटिव रोल, दिस इज लेजिस्लेटिव रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि वो पॉलिसीज बना सकता है, उसी के साथ साथ वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकता है। ये एक लेजिस्लेटिव रोल है जो कि एग्जीक्यूटिव को असाइन किया गया है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूडेबल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोल ऑफ जुडिशरी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी का क्या रोल है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी जुडिशरी का रोल बताया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 47 तक सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी पावर्स को डिफाइन किया गया है। जैसे अगर मैं आर्टिकल अगर 131 की बात करूं तो यहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दी गई है, राइट। उसी के साथ साथ आर्टिकल
132, 133 और 134 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दी गई है, इस यहाँ पे एपिलेट जुरिसडिक्शन दी गई है। उसी के साथ साथ अगर मैं आर्टिकल 36 की बात करूं तो स्पेशल लीव एडिशन यहाँ पे का प्रोविजन दिया गया है। सो बेसिकली आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या होगा, उसकी जुरिसडिक्शन क्या होगी, उसकी पावर्स क्या होंगी, वो डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 214 से लेके 231 तक हाई कोर्ट्स का कंपोजिशन, पावर्स, फंक्शंस, जुरिसडिक्शन ये सब डिफाइन किया गया है। उसी के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू हमें दिया गया है। आर्टिकल 13 ये कहता है इट इंपावर्स द कोर्ट्स टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड लॉज टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्डर इशू करता है, अगर एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा एक्शन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है एंड पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का काम करता है, तो उस वक्त जुडिशरी जो है उस एक्शन को रिव्यू कर सकती है और उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। अभी पता चला कि रिलेशन क्या है, रिलेशन समझ आ गया। मान लो एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया, राइट, एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया, कोई ऑर्डिनेंस इशू किया या फिर कोई पॉलिसी बनाई। अगर वो पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या वो पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, देन जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके, जो कि आर्टिकल 13 के अंदर आता है, उसको, उस लॉ को, उस एक्शन को जो एग्जीक्यूटिव ने लिया है उसको रिव्यू कर सकती है, उसको चेक कर सकती है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसको वो नलीफाई कर सकती है, उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये एक जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन जो है हमारे कोर्ट्स के पास अवेलेबल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हियर, दैट जुडिशियल रिव्यू की मदद से जुडिशरी जो है वो अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई ऐसा है जो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट्स को स्पेसिफिकली, उसको नलीफाई कर सकती है। उसी के साथ साथ रिट जुरिसडिक्शन आती है। रिट जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के अंदर आती है और हाई कोर्ट की जो है आर्टिकल 226 के अंदर आती है। विद द हेल्प ऑफ रिट जुरिसडिक्शन, दिस रिट जुरिसडिक्शन empowers the citizens to challenge executive actions violating fundamental rights। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो तुम इन रिट जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके रिट्स इशू कर सकता है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम करेंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन है, अगर एग्जीक्यूटिव का ऐसा एक्शन है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 which is given to सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 which is given to हाई कोर्ट्स, your fundamental rights will be enforced by सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स respectively। तो ये एक रोल है जुडिशरी का जो आपको समझ आ गया होगा और एग्जीक्यूटिव का रोल भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स गवर्निंग एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशंस। मतलब कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशंस को गवर्न करने का काम करते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। उसी के साथ साथ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं बल्कि जुडिशरी के कई सारे ऑर्डर्स आए जिसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का रिलेशन क्या है, या फिर हम वहां से इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रिलेशन क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसी के साथ साथ जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर या फिर कन्वेंशंस के अंदर, रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर या जो भी है, वहां से हम कुछ प्रिंसिपल्स निकालते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशंस को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन क्या होंगे उसके प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलते हैं। जुडिशियल ऑर्डर्स जो होते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दी तो उससे हम इन्फेरेंस निकाल सकते हैं, या फिर जो पहले से कन्वेंशंस चलती आ रही हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, इंग्लैंड में जो होता है या अमेरिका में जो होता है, मतलब कन्वेंशंस मतलब रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, वहां से भी हम इन प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इन्फेरेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले
हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ पावर। देखो, हमारे देश के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर जैसे डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, राइट। एग्जीक्यूटिव का क्या क्या काम है? इंप्लीमेंट करना लॉज को, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इंप्लीमेंट करना लॉज को। उसी के साथ साथ कई सारे एक्शंस लेना, पॉलिसीज को बनाना, पॉलिसीज को फ्रेम करना, ये किसका काम है? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है कि ये जो लॉज हैं या जो एक्शंस हैं इनको इंटरप्रेट करना है। तो जुडिशरी का क्या काम है? टू इंटरप्रेट लॉज, राइट। अगर कोई कंफ्यूजन है लॉ के रिलेटेड उसको दूर करना, एम्बिग्युइटी को दूर करना, या फिर अगर कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करता है तो उसको जो है नलिफाई करना। जुडिशरी का क्या काम है? लॉज को इंटरप्रेट करना। लॉज को इंटरप्रेट करना मतलब क्या? लॉज को इंटरप्रेट करना मतलब ये कि समझाना कि लॉ क्या कहता है। मतलब कि अगर कोई कंफ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसी को कोई कंफ्यूजन होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल का दो मतलब निकल रहे हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना, उस एम्बिग्युइटी को दूर करना, एंड मोर ओवर अगर कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करता है उसको नलिफाई करना, ये जुडिशरी का काम है, राइट। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? इंप्लीमेंट करना लॉज को, देश की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और पॉलिसीज को फ्रेम करना। अब ये इंश्योर किया जाता है कि दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर रहे, मतलब कि जुडिशरी अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। लेकिन इट्स नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर लाइक अमेरिका। अमेरिका की तरह पूरे तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि कई सारे ग्राउंड्स के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कॉपरेट करके काम करते हैं। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस जरूर दी गई है, लेकिन कॉपरेशन भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, इंटरेक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जब मैं बात करूं कि जुडिशरी के अंदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो एग्जीक्यूटिव करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं उनको कौन चेक कर सकता है, तो जुडिशरी कर सकती है। तो आपको पता चल रहा है ना कि यहां पे इंटरेक्शन भी है, इट्स नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ एक तो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, बट इट्स नॉट separation of power just like America. It's separation of power with functional independence, right? और उसी के साथ साथ cooperation as well. उसके बाद rule of law. Rule of law मतलब law will govern this country, constitution will govern this country, and no one can violate the constitution. इस देश में कानून का राज है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। एग्जीक्यूटिव भी कानून के अंडर काम करेगा, लेजिस्लेचर भी कानून के अंडर काम करेगा और जुडिशरी भी कानून के अंडर ही काम करेगी। सो बेसिकली देयर इज रूल ऑफ लॉ। कानून का रूल है, ना किसी इंडिविजुअल का रूल है, ना जुडिशरी का रूल है, ना एग्जीक्यूटिव का रूल है। जुडिशरी भी कानून के अंडर काम करेगी, एग्जीक्यूटिव भी कानून के अंडर काम करेगा। सो देयर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स व्हाट? रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड एवरीथिंग विल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गवर्नमेंट को अपनी लिमिट्स में रहना है, जुडिशरी को अपनी लिमिट्स में रहना है, वही लिमिट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन की गई है। द रोल ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं? वो अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस देश में सब कुछ चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव काम करेंगे। और रूल ऑफ लॉ है मतलब कानून का राज है, कानून राजा है, राजा कानून नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मोदी ने कह दिया तो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट मोदी इज लॉ। नो, मोदी लॉ नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि किंग इज लॉ, इट्स लाइक लॉ इज किंग। कानून, राजा कौन है? कानून है, राइट। सो आपको ये समझना होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि रूल ऑफ लॉ ने जो रेक्स लेक्स का कंसेप्ट हुआ करता था ना, रेक्स लेक्स का कंसेप्ट, उसको लेक्स रेक्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या मतलब है रेक्स लेक्स और लेक्स रेक्स का? रेक्स मतलब राजा, किंग, और लेक्स मतलब लॉ। पहले कहा जाता था कि किंग इज लॉ, राजा ही कानून है, जो राजा ने मुंह से कह दिया वो ही कानून है, वो सबको मानना होगा, क्योंकि राजा के शब्द जो हैं वो भगवान के शब्द हैं। सो बेसिकली राजा का कानून है, मतलब राजा ने जो कह दिया वो सत्य है, वो ही सबको मानना है। नाउ द कंसेप्शन हैज चेंज्ड एंड नाउ व्हाट इज बीइंग फॉलोड, दैट इज लेक्स रेक्स।
दैट लॉ इज किंग। अब कानून राजा है, जो कानून ने कह दिया वही होगा। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू जैसा प्रिंसिपल यहां पे हमें देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब व्हाट, यू कैन रिव्यू एनी लॉ। सो जुडिशियल रिव्यू की मदद से जुडिशरी जो है वो जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं उनको रिव्यू कर सकती है, और जो ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनको रिव्यू किया जा सकता है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसे डिसीजंस लेता है या फिर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस किए जाते हैं या फिर ऐसे ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का काम करते हैं, और जो हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने का काम करते हैं, उनको जुडिशरी रिव्यू करेगी और फिर उनको नलीफाई कर सकती है। अगर वो वायलेट करते हैं तो नलीफाई कर सकती है। सो रिव्यू मीन्स जैसे आईपीएल में रिव्यू लिया जाता है, जैसे क्रिकेट में रिव्यू लिया जाता है कि तुम देख रहे हो कि क्या सच में आउट था या नहीं था, वही है जुडिशियल रिव्यू। तुम सच में देख रहे हो कि क्या ये एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता था या नहीं करता था, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था या नहीं करता था। और जब तुम ये जान लेते हो कि ये करता था तो तुम उसको खारिज कर देते हो, उस एक्शन को तुम नलीफाई कर देते हो, उसको डस्टबिन में फेंक देते हो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द जुडिशरी डज, दैट जुडिशरी कैन रिव्यू एनी एक्शन दैट हैज बीन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव, any administrative action, any decision and any ordinance that is being issued by executive. It can be reviewed by judiciary, and if the action is violating the constitution or fundamental rights or doctrine of basic structure, it can be declared null and void, right? उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के अंदर वो सारे के सारे जो एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे, उनको नलीफाई कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते थे या फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने का काम करते थे। तो ये एक जीती जागती उसकी एग्जांपल है। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नाउ वी हैव दिस प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है, इसको समझो, टर्मिनोलॉजी को समझो। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स मतलब दूसरे ऑर्गन को चेक करना। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक कर रही है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्या अपनी पावर्स को ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव ज्यादा अथॉरिटी होल्ड तो नहीं कर रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स के बाहर तो नहीं जा रहा है। और वही एग्जीक्यूटिव भी करता है जुडिशरी के ऊपर, क्या जुडिशरी अपनी हद पार तो नहीं कर रही है। चेक्स हो गए, मतलब तुम चेक कर रहे हो दोनों साइड। एंड बैलेंसेस, बैलेंस बना के रखना है, एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए बल्कि बैलेंस बना के रखना है। चेक्स एंड बैलेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि क्या एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो रहा है, या फिर एग्जीक्यूटिव को चेक करना है कि जुडिशरी ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो दोबारा उसको ऊपर से नीचे लाना है, एंड यू हैव टू मेक द बैलेंस। दैट्स व्हाट चेक्स एंड बैलेंसेस इज। सो कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर किया जाता है? अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी के पास रिट्स है, रिट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 और 226 के अंदर। नाउ अगर एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी को ओवररीच करने की कोशिश कर रहा है, अगर एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, अगर अपनी हदें पार कर रहा है, तो जुडिशरी जो है वो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उन सारे एक्शंस को, लॉज को नलीफाई कर देगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। तो बेसिकली अगर एग्जीक्यूटिव अपनी अथॉरिटी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है या फिर अपनी बाउंड्रीज के बाहर जा रहा है, जो बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेट की गई है, और वो संविधान को वायलेट करता है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इसका मतलब वो पावरफुल बन रहा है, और पावरफुल जुडिशरी नहीं बनने देगी। जुडिशरी वो सारे एक्शंस एंड लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड डिसीजंस एंड ऑर्डिनेंसेस, उन सबको क्वैश खत्म कर दिया जाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करते हैं। और एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल रखता है, एग्जीक्यूटिव कैसे जुडिशरी को अपनी लिमिट्स के बाहर जाने से रोकता है? तो जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है ना। प्रेसिडेंट किसकी बात सुनता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सुनता है। तो जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और इसके तहत जो है वो एक चेक्स का मैकेनिज्म जो है वो किसके ऊपर रखा जाता है? वो रखा जाता है जुडिशरी के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली द जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ओनली, अल्टीमेटली द जजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव ओनली। बट यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, क्योंकि जजेस पूरे तरीके से सरकार अपॉइंट नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो गई है आज के दिन, आज के टाइम पे जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल हो गई है।
उतना एग्जीक्यूटिव पावरफुल नहीं है जितना जुडिशरी पावरफुल है। जुडिशरी आज कुछ भी कर सकती है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की स्वतंत्रता को मेंटेन करके रखा गया है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि जुडिशरी किसी के दबाव में काम ना करे। ऐसा ना हो कि जुडिशरी किसी के दबाव में आके डिसीजंस दे, ऐसा ना हो कि जुडिशरी सिर्फ सरकार के लिए काम करे। तो आप खुद से सोचो ना कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जुडिशरी स्वतंत्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ओ गॉड माइक नीचे चली गई थी। सो बेसिकली आप खुद सोचो कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर किसी के दबाव में काम करेगी, तो वो फेयर और इम्पार्शियल तरीके से अपने डिसीजंस नहीं दे पाएगी। फिर तो हम देखेंगे कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल ही भेजती रहेगी जुडिशरी। अगर जुडिशरी के जजेस को सरकार ने ही पूरे तरीके से अपॉइंट किया गया है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, अगर मोदी ही अपॉइंट करेगा सारे जजेस को, तो फिर जुडिशरी मोदी जी के लिए काम करेगी ना। फिर तो अपोजिशन को जेल में भेज दिया जाएगा, उनको बेल भी नहीं मिलेगी। सो बेसिकली वी रिक्वायर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टू मेंटेन impartiality in the system so that unbiased decisions can be given, ताकि अनबायस्ड तरीके से किसी के फेवर में जुडिशरी काम ना करे। और उसके लिए हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से बाहर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर साहब ने फोन किया शाम को, रात को जज साहब का ये फैसला देना दे दिया। पता चला कि मिनिस्टर का लड़का रेप के केस में फंसा हुआ था, जज साहब मेरे लड़का रेप के केस में फंसा हुआ है, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सभी लोगों को न्याय देना है, एक समान न्याय देना है, तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका प्रिंसिपल या उसका मैकेनिज्म हमारे देश में होना चाहिए। नाउ हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? तो जुडिशरी इस तरीके से इंडिपेंडेंस है कि उनका जो टेन्योर होता है ना, वो फिक्स होता है और उनकी सैलरीज फिक्स होती हैं। एक बार जज अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद उसकी सैलरी को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसकी अकोमोडेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, उसके अलाउंसेस को चेंज नहीं किया जा सकता है, और उसका फिक्स टर्म होता है। 6 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, या फिर 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर हो जाता है। जो भी पहले हो जाएगा उसके तहत उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो अगर उसकी 65 ईयर्स एज पहले हो जाती है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर उसकी 6 साल का टेन्योर 65 की एज से पहले हो जाता है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है ना, वो कोलेजियम सिस्टम के तहत होता है। तो मैंने कहा कि जुडिशरी के अंदर जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, बट ऐसे काम नहीं चलता है। प्रेसिडेंट को कोलेजियम सिस्टम की एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। तो कोलेजियम सिस्टम की एडवाइस के ऊपर ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कोलेजियम सिस्टम के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। जो ये लोग कहेंगे चीफ जस्टिस और जजेस बाकी, उसी बंदे को जो है वो क्या किया जाएगा, उसी बंदे को जज बनाया जाएगा। तो प्रेसिडेंट जरूर जज बनाता है, लेकिन बात किसकी सुनी जाती है, तो वो कोलेजियम सिस्टम की। रिमूवल प्रोसेस इज टू डिफिकल्ट दैट इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू रिमूव द जज को रिमूव करने के लिए आपको सेम सेशन में उसको रिमूव करना पड़ता है। जो सेशन चल रहा है उसी सेम सेशन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जैसे ही उसके रेजोल्यूशन लाना है आपको उसको रिमूव करने का, इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है उसको 100 मेंबर सपोर्ट करने चाहिए लोकसभा के अंदर, 50 मेंबर जो है वो राज्यसभा के अंदर सपोर्ट करने चाहिए। उसी के साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है जिसमें चार्जेस जो जज के ऊपर लगाए। सो इट्स टू डिफिकल्ट प्रोसेस। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ जज इज बीइंग रिमूव्ड, बिकॉज हम अगले लेक्चर में समझेंगे उसको। बट आपको ये समझना है कि उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो एक बार उसको हटाने का काम चला था 1990s के टाइम पे, बट वो मिजरेबली फेल हो गया, मतलब जज को हटाया नहीं जा सका। तो जज को हटाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें देखने को मिलती है। नाउ पैडनिंग एंड क्लीमेंसी पावर्स। जो हमारा प्रेसिडेंट होता है और जो गवर्नर होता है उनके पास कुछ पैडनिंग पावर्स होती हैं, क्लेमेंसी पावर्स होती हैं। मतलब कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स होती हैं, वो हम देखते हैं कि आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट की पैडनिंग पावर्स आती हैं और आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर की पैडनिंग पावर्स आती हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पैडनिंग पावर? मतलब कि अगर किसी को सजा हुई है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसकी सजा माफ कर सकता है। गवर्नर क्या कर सकता है, उसकी सजा माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, राइट। उसकी अगर हार्श पनिशमेंट है तो उसको जो है वो
जो अगर उसको सख्त सजा दी गई है, हार्श पुनिशमेंट दी गई है, तो उसको नॉर्मल कर सकता है। सो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करता है। ऐसे सजा देने का काम किसका होता है, या सजा को खत्म करने का काम किसका होता है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का होता है या हमारी जुडिशरी का होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के अंदर पैडोनिंग पावर्स आती हैं और गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के अंदर पैडोनिंग पावर्स आती हैं। नाउ प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, अगर हार्श पुनिशमेंट है तो उसको नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर 10 साल की सज़ा है तो उसको 5 साल भी कर सकते हैं। अभी ये जो पैडोनिंग पावर्स है ना, ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। मतलब कि इन पैडोनिंग पावर्स को चेक किया जाता है कि क्या ये रीजनेबली यूज की गई है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करता है? सरकार के कहने पे काम करता है ना। इस देश की प्रेसिडेंट किसके कहने पे काम करती है? मोदी जी के कहने पे काम करती है। मोदी जी के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके कहने पे काम करती है। इस देश के गवर्नर किसके कहने पे काम करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट कहा जाता है कि अपनी मर्जी से जो है वो अपना कुक भी अपॉइंट नहीं कर सकता है। सब कुछ प्रेसिडेंट का जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तय करते हैं। प्रेसिडेंट को क्या बोलना है, उनके भाषण में क्या शब्द होंगे, उनकी स्पीच कौन सी होगी, उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी कौन होगा, ये सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। तो प्रेसिडेंट अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे काम करेगा। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर का कोई खास बंदा था, प्राइम मिनिस्टर की कोई पार्टी का बंदा है जो मर्डर और रेप के आरोप में जेल में है और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है, और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि उसको माफ़ कर दी जाए उसकी सज़ा, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जुडिशियल रिव्यू को सब्जेक्ट है। मतलब जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे एक्सरसाइज किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा कि क्या पैडोनिंग पावर्स को रीजनेबली यूज किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब कि इन पैडोनिंग पावर्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के सगे आदमियों को या फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के जो लोग हैं उन बीजेपी के अगर किसी बंदे ने अगर रेप भी किया है तो उसकी सज़ा माफ़ हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके इन पैडोनिंग पावर्स के ऊपर जो है अपनी नजर रखती है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज बीइंग फॉलोड हियर। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यह है कि जुडिशरी एग्जामिन्स वेदर एग्जीक्यूटिव एक्शंस अचीव्स इट्स गोल विद मिनिमल इंटरफेरेंस इन राइट्स। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करके जुडिशरी ये चेक करने का काम करती है कि क्या एग्जीक्यूटिव एक्शंस अच्छे तरीके से लिए गए हैं बिना फंडामेंटल राइट्स को या राइट्स को वायलेट करते हुए। मतलब कि क्या सरकार ने ऐसे काम किया है, सरकार के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे क्या उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं किया है। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करके कहने का मतलब क्या है, देखो ये एक तरीके का यार्डस्टिक है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। इससे ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो थे वो कितने सही थे, कितने वैलिड थे। मतलब कि सरकार की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। अगर सरकार ने फंडामेंटल राइट्स को या राइट्स को कम वायलेट किया है या बहुत कम वायलेट किया है या वायलेट किया ही नहीं है और फिर भी काम किया है इस देश में, ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट किया है इस देश में, कानून लागू करते वक्त, पॉलिसीज बनाते वक्त, ऑर्डिनेंसेस को इशू करते वक्त सरकार ने कम से कम फंडामेंटल राइट्स या फिर लोगों के राइट्स वायलेट किए हैं, इसका मतलब सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन अगर सरकार ने या एग्जीक्यूटिव एक्शंस ने या ऑर्डिनेंसेस ने या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उन्होंने कई सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए हैं इस देश में कानून को लागू करते वक्त, पॉलिसीज बनाते वक्त, इट मीन्स सरकार की परफॉर्मेंस जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करके जुडिशरी ये चेक करती है कि क्या सरकार ने अपने गोल्स को अचीव किया है, क्या सरकार के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया है और कम फंडामेंटल राइट्स या राइट्स को वायलेट करते हुए क्या अपने गोल्स को अचीव किया है। अगर किया है दैट्स वंडरफुल, इट मीन्स यू हैव डन अ गुड थिंग। But if you have violated a lot of rights while implementing the laws in the country and making policies and taking administrative decisions, it means you have made the worst performance in this country. So this is what doctrine of proportionality is known as. उसके बाद हमारे पास doctrine of basic structure आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सबको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए
कि शायद आप गलत जगह पे हैं। मतलब कि अगर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं जानता है तो शायद उसके नॉलेज में कमी है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे संविधान की कुछ बेसिक वैल्यूज़ हैं, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के कुछ ऐसे मूल्य हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर पूरा संविधान खड़ा है, उनको वायलेट नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा हुआ, मतलब एग्जाम्पल समझिए आप कि इस देश में डेमोक्रेसी है और इस देश में लोगों के पास वोट करने का अधिकार है। वोट करने का अधिकार डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यू है, समझ रहे हो? वोट करने का अधिकार, राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच इज प्रोवाइडेड टू यू अंडर आर्टिकल 326। दिस राइट टू वोट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। राइट टू वोट के ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है पूरी। अगर राइट टू वोट ही नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो राइट टू वोट बेसिक वैल्यू है। इफ देर इज नो राइट टू वोट देर इज नो डेमोक्रेसी। दैट्स व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नोन एज। कि कुछ बेसिक वैल्यूज हैं संविधान की, वो वैल्यूज नहीं बचेंगी तो संविधान नहीं बचेगा। उन वैल्यूज के ऊपर वो संविधान खड़ा है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये केशवानंद भारती केस 1973 का जो था, उसके अंदर इसको इनोवेट किया गया था। जुडिशरी ने कहा कि कुछ संविधान की ऐसी वैल्यूज हैं जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बेसिक वैल्यूज है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। उनको वायलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन उन वैल्यूज के ऊपर खड़ा है। सो दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज नोन एज। इसको कहां पे इनोवेट किया गया था, कब इनोवेट किया गया था, मतलब कब इसको आजाद किया गया था? तो वो केशवानंद भारती केस था 1971 का, केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस के अंदर जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इनोवेट किया गया। आई होप इट इज अंडरस्टूडेबल। तो ये कहा जाता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई भी लॉ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और कोई भी ऑर्डिनेंस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसको फाड़ दिया जाएगा, नलीफाई कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का काम जुडिशरी करती है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल हो, जवाबदेही किसकी, एग्जीक्यूटिव की। कैसे? सबसे पहले रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, उनको रिव्यू किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके। एंड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने का काम करते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने का काम करते हैं, तो उनको नलीफाई भी किया जा सकता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015। नेशनल, यहां पे जुडिशियल रिव्यू ही है ना, तो जुडिशियल रिव्यू में क्या हुआ था, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता था 2015 का। ये कमीशन किस लिए बनाया गया था? इसने कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया गया सरकार के द्वारा 2015 में। सिंपल सा मतलब ये है कि पहले जजेस को कोलेजियम सिस्टम के तहत चुना जाता था कि भाई एक चीफ जस्टिस होगा, 4 उसके साथ सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जिसको कहेंगे कि इसको जज बना दो उसको जज बना दिया जाएगा। तो मतलब कि यहां पे एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस नहीं थी ना, जजेस के कहने पे जजेस को बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जजेस को बनाया जा रहा है। बट सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया 2015 का। इसके अंदर यह कहा गया था कि सरकार जजेस को अपॉइंट करेगी, अब सरकार जजेस को अपॉइंट करेगी। इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसको नलीफाई कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा एक्शन, ऑर्डिनेंस, एग्जीक्यूटिव डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने का काम करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करने का काम करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नलीफाई कर दिया जाएगा, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 को नलीफाई कर दिया गया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्यों? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता था? बिल्कुल करता था, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो इस देश में कैसे लोकतंत्र बचेगा? उसके बाद रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और जिसके तहत जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो विद द हेल्प ऑफ रिट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने का काम करते हैं। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज वेल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर जुडिशियल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा सकता है, जो जुडिशरी के ऑर्डर्स हैं, तो एग्जीक्यूटिव को पनिश भी किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने कोई ऑर्डर दिया, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव को पनिश भी किया जा सकता है। तो अगर जुडिशरी ने कोई ऑर्डर दिया है एग्जीक्यूटिव अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो एग्जीक्यूटिव को पनिश भी किया जा सकता है। आप जुडिशरी के ऑर्डर्स की उल्लंघना नहीं कर सकते हो, उनको वायलेट नहीं कर सकते हो, आप जुडिशरी के जजेस के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हो। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करने का काम इन सब मेथड्स को इस्तेमाल करके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को रिव्यू करके, रिट्स जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाया जाता है, राइट। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रिलेशंस को डिफाइन करने का या फिर गवर्न करने का काम करते हैं। उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशंस के बीच। क्या हैं वो चैलेंजेस जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रिलेशंस को हिंडर करने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस ओवररीच। अब जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है, फिर से मैं समझा देता हूं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी। मतलब कि जब जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करने का काम करती है, राइट, प्लेड बाय जुडिशरी। मतलब कि जुडिशरी का जो अपना काम है, लॉज को इंटरप्रेट करना, ये सब जो जुडिशियल फंक्शंस हैं, उनसे बाहर जाके जब वो एग्जीक्यूटिव का काम भी करने लग पड़ती है या लेजिस्लेचर का काम भी करने लग पड़ती है, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। मतलब कि मान लो एग्जीक्यूटिव जो था वो फेल हो गया। फेल किस में हो गया कि जो उसको काम करना था उसमें वो फेल है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूटिव का जो काम था वो नहीं कर पा रहा है, उसमें वो फेल हो गया है। तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी पिक्चर में आती है और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करने लग पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव के अंदर बहुत कचरा पड़ा हुआ था, लोगों को बीमारियां लग रही थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन उसके ऊपर नहीं लिया, कोई एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया, लोग मर रहे हैं। फिर जुडिशरी आएगी और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लग पड़ेगी। ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। बट जब जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर रीच में चला जाता है, जब जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल एडवेंचरिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब कि जब बार बार जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटरफेयर करने लग पड़े, मतलब बार बार जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, देन दैट इज प्रॉब्लम। व्हाई दैट इज प्रॉब्लम? भाई एग्जीक्यूटिव का जो काम है तुम उसको नहीं करने दे रहे हो और जुडिशरी बार बार एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है। खुद के यहाँ पे लाले लगे हुए हैं, खुद यहाँ पे लाखों के हिसाब से केसों के बैकलॉग्स पड़े हुए हैं। जो जुडिशरी का अपना काम था, बैकलॉग्स ऑफ केसेस, लोगों को जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा है, 7-7 10-10 साल एक केस चल रहा है, वो तुमसे नहीं हो रहा है और तुम एग्जीक्यूटिव को बता रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सो व्हेन जुडिशियल एक्टिविज्म टर्न्स इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म, दैट इज अ प्रॉब्लम। जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, कभी कभार ठीक है, लेकिन बार बार तुम एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हो तो भाई तुम्हारा काम कौन करेगा? वो केस बैकलॉग पड़ा हुआ है केसेस का, 8 साल से तुम्हारे वहां 10-10 साल से 20-20 साल से वहां पे केसेस चल रहे हैं, उसका क्या होगा? तो जब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ओवर रीच में कन्वर्ट हो जाता है, जब जुडिशरी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, लेजिस्लेचर का भी काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव का काम कर रही है, देन दैट इज प्रॉब्लम। सेकेंडली, एग्जीक्यूटिव नॉन कंप्लायंस। अब कई सारे जुडिशियल डिसीजंस कुछ होते हैं, कई सारे जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं या डिसीजंस होते हैं जिनको एग्जीक्यूटिव जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करता है या फिर इंप्लीमेंट करने में जो है वो डिले कर देता है। मतलब कि जुडिशियल ऑर्डर कोई है, अगर जुडिशरी ने कोई ऑर्डर दिया है या फिर उसको कोई डिसीजन है तो उसको इंप्लीमेंट करवाना तो एग्जीक्यूटिव का काम है ना, लेकिन एग्जीक्यूटिव उसमें डिले कर देता है, ये भी एक चैलेंज है। और उसके बाद डिलेड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। 5000 के आसपास जो है वो जुडिशियल वैकेंसीज हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर। अप्रूवल किसका चाहिए? मतलब कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल होना चाहिए। 5000 के आसपास वैकेंसीज हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर और 30% वैकेंसी रेट है कहाँ पे? हाई कोर्ट्स के अंदर, विच इज अ चैलेंज। अल्टीमेटली दैट एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड टू अप्रूव द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, बट वो अप्रूवल नहीं दिया जाता है, इसलिए 5000 के आसपास जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर वैकेंसीज हैं और 30% वैकेंसी रेट है हाई कोर्ट्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है? ऑर्डिनेंस रूट। ऑर्डिनेंस रूट का मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस रूट का मतलब ये है कि बार बार एग्जीक्यूटिव जो है ना ऑर्डिनेंसेस को इशू कर देता है। मतलब कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा काम करना था, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, ये टेम्परेरी ऑर्डर होता है। तो जो काम लेजिस्लेचर को करना था या पार्लियामेंट को करना था, राइट, पार्लियामेंट जो है कलेक्टिव एक
कलेक्टिव लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, यहाँ पे अपोजिशन के भी लोग हैं, सरकार के लोग हैं। तो ये जो यहाँ पे बिल पास होना था, ये जो बिल पास होना था, इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवा दिया, एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया गया, राइट। ये जो ऑर्डिनेंस है ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट इसको इशू कर सकता है। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि जुडिशरी ने कोई ऑर्डर दिया तो उसको ऑर्डिनेंस के तहत क्या कर दिया, बाईपास कर दिया गया। जैसे दिल्ली में अभी पीछे जो है वो जुडिशरी का ऑर्डर आया था, राइट, उसको जो है बाईपास कर दिया गया पार्लियामेंट इसके अपने ऑर्डिनेंस इशू करके, राइट। जुडिशरी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने या शायद दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर और दिल्ली के ऊपर, बट उसको बाईपास कर दिया गया था प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करवा के। तो ये जो ऑर्डिनेंस का रूट है ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि आप जुडिशियल ऑर्डर्स को यहाँ पे बाईपास करने का काम करते हो और जो लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस है उसको तुम कम करने का काम करते हो। सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड, वी हैव डिस्कस्ड हियर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल रिलेशंस and the challenges in executive judiciary relations as well. I hope you were able to understand this video। और उसी के साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।